17वीं सदी की शुरुआत थी। हिंदुस्तान उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर और खूबसूरत मुल्कों में गिना जाता था। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी, बाजारों में रौनक होती थी और हर शहर अपनी कला और व्यापार के लिए मशहूर था। दिल्ली की सल्तनत पर उस समय जहांगीर का राज था। मुगल सल्तनत अपने शान और शौकत के चरम पर थी। दुनिया भर के ताजिर व्यापारी हिंदुस्तान आते थे, कोई मसाले लेने, कोई कपड़े, तो कोई हीरे जवाहरात। उसी दौर में एक नई ताकत ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को व्यापार करने का हक दिया। उनका मकसद साफ था, भारत के धन दौलत को अपने देश तक पहुंचाना। कंपनी के जहाज समंदर को चीरते हुए हिंदुस्तान पहुंचे। उनके पास तोहफे थे, नम्रता थी और एक बड़ी चालाकी भी। वे सीधे लड़ने नहीं आए थे, वे दोस्त बनकर आए थे। उनका पहला पड़ाव बना सूरत, जो उस समय एक बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था। अंग्रेजों ने मुगल दरबार में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। उन्होंने दूत भेजे, जिनमें सबसे मशहूर था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में हाजिरी दी। उन्होंने बड़ी अदब और तहजीब से बादशाह को तोहफे पेश किए। जहांगीर को ये विदेशी लोग दिलचस्प लगे। उन्होंने सोचा, अगर ये लोग व्यापार करना चाहते हैं तो करने दो, इससे हमारा क्या नुकसान होगा। यही वो पल था जब इतिहास ने करवट ली। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार की इजाजत दे दी। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री, व्यापारिक केंद्र बनाई। धीरे धीरे उन्होंने और शहरों में भी अपने ठिकाने बना लिए। मद्रास, आज का चेन्नई, बंबई, आज का मुंबई, कलकत्ता, आज का कोलकाता। शुरुआत में सब कुछ बहुत साधारण था। वे सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ व्यापार पर नहीं थी। अंग्रेज बहुत होशियार और दूर की सोच रखने वाले थे। उन्होंने भारत की हालत को ध्यान से समझना शुरू किया। अलग अलग रियासतें थीं, राजा आपस में लड़ते रहते थे, कोई एक मजबूत सत्ता नहीं थी। उन्होंने सोचा, अगर हम इनकी कमजोरी का फायदा उठाए तो हम सिर्फ व्यापारी नहीं, हुकूमत करने वाले बन सकते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए फौज रखनी शुरू की। पहले ये सिर्फ सुरक्षा थी, लेकिन धीरे धीरे ये ताकत बन गई। उन्होंने भारतीय सिपाहियों को भी नौकरी पर रखा, उन्हें तनख्वाह दी, ट्रेनिंग दी। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे एक छोटी सेना के मालिक बन चुके थे। भारत से कपड़ा, मसाले, चाय सब इंग्लैंड भेजा जाने लगा। अंग्रेजों की दौलत बढ़ती गई और जैसे जैसे उनकी दौलत बढ़ी, वैसे वैसे उनकी ताकत भी बढ़ती गई। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटे छोटे व्यापारी एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर राज करेंगे। लोगों को लगा, ये तो बस ताजिर हैं, क्या कर लेंगे। मगर सच्चाई ये थी, वे चुपचाप जड़ें जमा रहे थे। लेकिन अब कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। अब वे सिर्फ व्यापार नहीं चाहते थे, अब उन्हें हुकूमत चाहिए थी। समय बीतता गया और भारत की हालत बदलने लगी। मुगल सल्तनत, जो कभी बहुत मजबूत थी, अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी। बादशाह तो थे, लेकिन उनके पास पहले जैसी ताकत नहीं रही। दिल्ली में बैठे शहंशाह का नाम था मोहम्मद शाह, लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी पकड़ पूरे भारत पर नहीं थी। हर तरफ छोटे छोटे नवाब और राजा अपने अपने इलाकों पर राज कर रहे थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा साम्राज्य सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेज चुपचाप ये सब देख रहे थे। अंग्रेजों ने एक बहुत खतरनाक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच की दुश्मनी को और बढ़ाना शुरू कर दिया। एक राजा से दोस्ती, दूसरे के खिलाफ साजिश, कहीं पैसा, कहीं धोखा। उनका मकसद साफ था, भारत को अंदर से कमजोर करना। बंगाल, सोने की चिड़िया, उस वक्त भारत का सबसे अमीर इलाका था। बंगाल, यहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जवान थे, बहादुर थे, लेकिन थोड़े भावुक भी थे। उन्हें जल्दी गुस्सा आता था और वो अंग्रेजों पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि अंग्रेज धीरे धीरे बंगाल में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, बिना इजाजत किले बना रहे हैं, अपनी सेना बढ़ा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे। सिराजुद्दौला ने फैसला किया, अब इन्हें रोकना ही होगा। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को चेतावनी दी, या तो नियम मानो या बंगाल छोड़ दो। लेकिन अंग्रेज मानने वाले नहीं थे।
अब दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और फिर शुरू हुआ संघर्ष। कलकत्ता पर हमला। सन 1756 में सिराज-उद-दौला ने अंग्रेजों के किले फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। वे तैयार नहीं थे। नवाब की सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मद्रास से अपनी सेना भेजी और इस सेना का नेतृत्व कर रहा था एक चालाक और खतरनाक आदमी। रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था। रॉबर्ट क्लाइव ने सीधे लड़ाई करने के बजाय एक खतरनाक चाल चली। उसने बंगाल के कुछ बड़े दरबारियों को अपने साथ मिला लिया। सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर। नवाब की सेना का सेनापति था, लेकिन उसके दिल में सत्ता की लालच थी। अंग्रेजों ने उससे वादा किया, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर लालच में आ गया और यहीं से शुरू हुई गद्दारी। प्लासी की जंग, इतिहास का मोड़, सन 1757 जगह थी। प्लासी यहां अंग्रेजों और सिराज-उद-दौला की सेना आमने सामने थी। नवाब की सेना बहुत बड़ी थी, करीब 50,000 सैनिक। अंग्रेजों के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे। अगर सीधी लड़ाई होती तो अंग्रेज कभी नहीं जीत सकते थे, लेकिन ये लड़ाई तलवार से नहीं, दिमाग से जीती गई। जंग शुरू हुई। नवाब की सेना तैयार थी, लेकिन मीर जाफर और उसके साथी चुप खड़े रहे। उन्होंने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। सिराज-उद-दौला को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। उनकी सेना बिखरने लगी और अंग्रेजों ने मौका देखकर हमला कर दिया। सिराज-उद-दौला हार गए, उन्हें भागना पड़ा, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पकड़ लिया गया और बेरहमी से मार दिया गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये भारत की गुलामी की शुरुआत थी। मीर जाफर बना नवाब जैसा वादा किया गया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन असल में सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। मीर जाफर सिर्फ एक कठपुतली था। अब अंग्रेजों ने खुलकर लूट शुरू कर दी। भारी टैक्स, व्यापार पर कब्जा, किसानों का शोषण। बंगाल, जो कभी सबसे अमीर था, अब धीरे धीरे गरीब होने लगा। प्लासी की जंग छोटी थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। इस जीत के बाद अंग्रेजों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने सोचा, अब पूरा भारत हमारा हो सकता है। नई रणनीति। अब अंग्रेजों ने एक के बाद एक चालें चलनी शुरू की। कहीं युद्ध, कहीं संधि, कहीं धोखा। उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। जनता की हालत, सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ा आम लोगों को। किसानों से जबरदस्ती टैक्स, भूख और गरीबी, अन्याय और अत्याचार। लेकिन उस समय लोग बंटे हुए थे, कोई एकजुट नहीं था। पार्ट 3, बगावत की आग और अंग्रेजों का पूरा राज। 1857 से आजादी तक की शुरुआत। प्लासी की जंग के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। बंगाल के बाद अब उनकी नजर पूरे हिंदुस्तान पर थी। धीरे धीरे बढ़ती ताकत अंग्रेजों ने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग से भारत को जीतना शुरू किया। कहीं उन्होंने युद्ध किया, कहीं उन्होंने संधि की और कहीं उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस जैसी नीतियां लागू की, जिससे भारतीय राजा उनके अधीन हो गए। फिर आई एक और चाल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर किसी राजा का कोई वारिस नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते। इस नीति के कारण कई रियासतें अंग्रेजों के हाथ में चली गईं। जनता पर अत्याचार। अब भारत की हालत बदल चुकी थी। किसानों से भारी टैक्स वसूला जाता, कारीगरों का काम खत्म हो रहा था, भारतीय व्यापार बर्बाद हो रहा था। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते और तैयार सामान महंगे दामों में वापस बेचते। भारत गरीब होता गया और इंग्लैंड अमीर। गुस्सा बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे जनता के दिल में गुस्सा भरने लगा था। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों की फौज में काम करने वाले भारतीय सिपाही भी नाराज थे। उन्हें कम वेतन मिलता, उनके साथ भेदभाव होता और उनकी इज्जत भी नहीं की जाती। चिंगारी, 1857 की क्रांति और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 1857 का विद्रोह। इस बगावत की शुरुआत हुई एक सिपाही से
मंगल पांडे की बगावत सन 1857। मंगल पांडे अंग्रेजों की फौज में सिपाही थे। उस समय एक नई बंदूक लाई गई जिसके कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। खबर फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपमानजनक था। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और अंग्रेज अफसर पर हमला कर दिया। यही वो पल था जब बगावत की आग भड़क उठी। पूरे देश में फैल गई आग। मंगल पांडे की चिंगारी ने पूरे भारत में आग लगा दी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, हर जगह लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। बहादुर शाह जफर, आखिरी बादशाह। दिल्ली में बागियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। हालांकि उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन वे इस बगावत का प्रतीक बन गए। इस क्रांति में कई वीरों ने हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, तात्या टोपे, महान योद्धा नाना साहेब, कानपुर के नेता, इन सभी ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लेकिन क्यों हार गए? इतनी बड़ी बगावत के बावजूद भारतीय हार गए। क्यों? क्योंकि वे एकजुट नहीं थे। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे और अंग्रेज ज्यादा संगठित थे। अंग्रेजों ने इस बगावत को बहुत बेरहमी से कुचल दिया। भयानक अंजाम, हजारों लोगों को मार दिया गया, गांव जला दिए गए, बागियों को फांसी दी गई। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून, म्यांमार भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अंग्रेजों का पूरा राज 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इस दौर को कहा गया ब्रिटिश राज। अब भारत पूरी तरह अंग्रेजों की कॉलोनी बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन उसने एक नई सोच पैदा कर दी। हमें आजादी चाहिए। आजादी की नई लड़ाई। अब धीरे धीरे भारत में आजादी की लड़ाई शुरू हुई। लोगों में जागरूकता आई, नेता उभरने लगे, आंदोलन शुरू हुए। आगे चलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। आखिरकार आजादी, लंबी लड़ाई, कुर्बानी और संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, जब तक लोग बंटे रहते हैं, दुश्मन राज करता है, और जब लोग एक हो जाते हैं तो आजादी मिलती है।